कहानी की शुरुआत होती है गर्मियों की छुट्टियों से। फ्रांस के एक बीच पर 17 साल की इसाबेल अपने परिवार के साथ छुट्टियां मना रही है। वो दिखने में कॉन्फिडेंट है, सुंदर है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन भी है। बीच पर धूप सेकते हुए, आइसक्रीम खाते हुए वो अपने आसपास की दुनिया को देखती है। लोग, रिश्ते, शरीर और आकर्षण। ये उम्र है जहाँ सवाल ज्यादा होते हैं, जवाब नहीं। इसाबेल का एक जर्मन बॉयफ्रेंड भी है जिससे वो छुप छुप कर मिलती है। परिवार को इस रिश्ते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। उसकी माँ सिल्विया एक केयरिंग लेकिन थोड़ी सख्त कंट्रोलिंग औरत है और उसका भाई इसाबेल के काफी करीब है। दोनों के बीच कोई झिझक नहीं है, लेकिन माँ चाहती है कि सब कुछ नॉर्मल दिखे। बीच पर एक पार्टी के दौरान इसाबेल और उसका बॉयफ्रेंड करीब आते हैं। ये इसाबेल का पहला शारीरिक अनुभव है, लेकिन ये पल वैसा नहीं होता जैसा फिल्मों या कहानियों में बताया जाता है। कोई जादू नहीं, कोई खास एहसास नहीं। इसाबेल के चेहरे पर खुशी से ज्यादा सवाल है। वो खुद से पूछती है, क्या यही है? यहीं से इसाबेल के भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। उसे लगता है कि शायद उसमें ही कुछ कमी है। वो अपने शरीर को देखती है, खुद को परखती है और ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर लोग सेक्स, प्यार और खुशी को इतना बड़ा क्यों बनाते हैं। गर्मियां खत्म होती है। इसाबेल वापस पेरिस लौट जाती है। स्कूल, क्लासरूम, कविताओं पर डिस्कशन, सब कुछ चलता रहता है। क्लास में कविता पर बहस हो रही है, क्या खुशी एक नशा है, एक पल का एडवेंचर या फिर कुछ ऐसा जो कभी पूरा नहीं होता। ये डिस्कशन सीधे सीधे इसाबेल की जिंदगी को रिफ्लेक्ट करता है। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। इसाबेल इंटरनेट पर एक वेबसाइट के जरिए खुद को रजिस्टर करती है। वो खुद को एक नाम देती है, लिया। ये उसका दूसरा चेहरा है। वो पैसे के बदले अजनबी मर्दों से मिलने लगती है। न मजबूरी, न ड्रग्स, न कोई पिम्प, सिर्फ जिज्ञासा। वो ये जानना चाहती है कि क्या पैसे के बदले मिलने वाला सेक्स उसे कुछ महसूस करा सकता है। पहली बार होटल के कमरे में जाते हुए उसका चेहरा शांत है, लेकिन भीतर सब कुछ सुन रहा है। वो अपनी क्लाइंट्स को देखती है, उसकी उम्र, उसकी आंखें, उसका बर्ताव, सब कुछ किसी प्रयोग जैसा लगता है। वो खुद को बाहर से देख रही है, जैसे ये सब उसके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ हो रहा हो। और यहीं पर इसाबेल की जिंदगी दो हिस्सों में बट जाती है। एक तरफ स्कूल, माँ, परिवार और नॉर्मल लड़की, दूसरी तरफ होटल के कमरे, नगद पैसे और एक ऐसी पहचान जो किसी को पता नहीं। पेरिस की ठंडी सुबह अब इसाबेल के लिए सिर्फ स्कूल और किताबों तक सीमित नहीं रही। इसाबेल अलग अलग क्लाइंट्स से मिलने जाती है। कोई उसे सिर्फ देखना चाहता है, कोई अपने अकेलेपन की कहानी सुनाता है, तो कोई पैसे देकर खुद को ताकतवर महसूस कराना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच इसाबेल का चेहरा लगभग भावहीन रहता है। न डर, न खुशी, बस एक ठंडा सा ऑब्जर्वेशन। इन्हीं क्लाइंट्स में एक दिन उसकी मुलाकात होती है जॉर्ज से। जॉर्ज बाकी सब मर्दों से अलग है। उम्र बड़ा, सलीकेदार, शांत और बोलने में बेहद नरम। वो इसाबेल से वैसे बात करता है जैसे किसी इंसान से, किसी सेवा से नहीं। वो उसके चेहरे को देखता है और उसकी आंखों में छुपे दर्द को महसूस करता है। जॉर्ज कहता है कि उसकी आंखों में कुछ टूटा सा है और शायद यही बात इसाबेल को पहली बार अजीब सी राहत देती है। जॉर्ज के साथ बिताए पल अलग होते हैं। वहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हिंसा नहीं। वो उसे महंगे कपड़े देता है, अच्छे से पेश आता है और बार बार मिलने लगता है। इसाबेल भी उसके साथ खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगती है। लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे खतरनाक बनता जा रहा है, क्योंकि हाँ, अब सिर्फ पैसा नहीं, एक तरह की भावनात्मक आदत भी शामिल हो चुकी है। स्कूल में क्लास में एक लड़का इसाबेल में दिलचस्पी दिखाता है। वो उससे बात करना चाहता है, करीब आना चाहता है, लेकिन इसाबेल उसे नजरअंदाज करती है। असली दुनिया के रिश्ते उसे अब अजीब और बेकार लगने लगते हैं। उसे लगता है कि बिना इमोशन वाला रिश्ता ज्यादा आसान है। इधर घर में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। माँ को जरा भी अंदाजा नहीं कि उसकी बेटी किस दुनिया में जा रही है। माँ पैसों, पढ़ाई और भविष्य की बातें करती है, जबकि इसाबेल अपने मोबाइल में अगली मीटिंग का मैसेज पढ़ रही होती है। एक दिन होटल के कमरे में जॉर्ज और इसाबेल साथ होते हैं। इस बार माहौल कुछ अलग है। जॉर्ज ज्यादा थका हुआ दिखता है। वो दवाइयाँ लेता है, सांसें भारी है। फिर अचानक सब कुछ गलत हो जाता है। जॉर्ज को दिन का दौरा पड़ता है। इसाबेल घबरा जाती है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, मदद बुलाने के बारे में सोचती है, लेकिन डर जीत जाता है। उसे लगता है कि पुलिस बुलाई गई तो उसकी पूरी जिंदगी सामने आ जाएगी। वो वहाँ से भाग जाती है, खून से सनी बिस्तर, खुला बैग और एक बंद होती हुई जिंदगी छोड़कर। अगली सुबह खबर आती है जॉर्ज की मौत हो चुकी है। यहीं से कहानी का असली तूफान शुरू होता है। पुलिस जांच शुरू करती है। होटल के सीसीटीवी फुटेज निकलते हैं। इसाबेल की तस्वीरें सामने आती है। पुलिस सीधे उसकी माँ तक पहुंच जाती है। सिल्विया को सच पता चलता है, उसकी बेटी, उसकी छोटी बच्ची एक गुप्त दुनिया दी रही है जिसके बारे में उसे कभी सोचा भी नहीं था। माँ टूट जाती है। गुस्सा, शर्म, डर, सब कुछ एक साथ फूट पड़ता है। इसाबेल चुप है, न सफाई, न बहाने, बस खाली आंखें। पुलिस उसे बताती है कि कानून की नजर में वो नाबालिग है, इसलिए अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित मानी जाएगी। लेकिन ये बात उसकी माँ के दर्द को कम नहीं करती। इसाबेल का दूसरा फोन, वेबसाइट, पैसे, सब कुछ सामने आ चुका
है। उसकी दोहरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। जॉर्ज की मौत के बाद इसाबेल की जिंदगी अचानक रुक सी जाती है। सब कुछ सामने आ चुका है। उसका दूसरा फोन, वेबसाइट, होटल्स, नगद पैसे, माँ की आंखों में आप से गुस्सा नहीं, एक टूटा हुआ भरोसा भी है। वो बार बार यही पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन इस सवाल का जवाब इसाबेल के पास भी साफ नहीं है। थेरेपी सेशन शुरू होते हैं। डॉक्टर उससे पूछते ही क्या जॉर्ज की मौत के बाद उसने ये सब छोड़ दिया? इसाबेल कहती है हाँ, लेकिन उसकी आवाज में कोई संतोष नहीं है। वो मानती कि जॉर्ज उसके लिए बाकी मर्दों जैसा नहीं था। वो उसे सिर्फ चाहता था, उससे कुछ ज्यादा नहीं। शायद पहली बार किसी ने उसे छुए बिना संवारने की कोशिश की थी, और शायद इसी वजह से उसकी मौत ने इसाबेल को अंदर से हिला दिया। स्कूल और घर दोनों जगह अब वो अलग थलग है। लोग उसे देखते हैं लेकिन समझते नहीं। वो उसे पैसों से दूर रखना चाहती है ताकि वो गलत रास्ते पर फिर न जाए। लेकिन इसाबेल जानती कि पैसा वजह नहीं था, वो तो सिर्फ एक बहाना था। एक दिन उसे एक मैसेज मिलता है। ये मैसेज जॉर्ज की पति की तरफ से है। वो मिलना चाहती है। इसाबेल डरती है लेकिन फिर भी मिलने जाती है। वही होटल, वही इलाका जहाँ जॉर्ज अक्सर आता था। सामने बैठी औरत टूटी हुई है लेकिन गुस्से में नहीं। वो बस जानना चाहती कि आखिर उसकी जिंदगी में वो लड़की कौन थी जिसके साथ जॉर्ज आखिरी बार खुश दिखा। जॉर्ज की पत्नी इसाबेल से कहती उनका रिश्ता बहुत पहले ही खोखला हो चुका था। जॉर्ज बीमार था, शरीर से भी और अंदर से भी। वो अपनी जवानी, अपनी जिंदगी, खुद को फिर से महसूस करना चाहता था, और शायद इसाबेल में उसे वही एहसास मिला। वो इसाबेल को दोष नहीं देती बल्कि कहती है तुम्हारी आंखों में वही दर्द है जो कभी मेरी आंखों में हुआ करता था। वो उसे वही कमरा दिखाती है, वही बिस्तर जहाँ जॉर्ज की मौत हुई थी। इसाबेल वहाँ लेटती है ठीक उसी तरह जैसे कभी जॉर्ज चाहता था। ये कोई काम नहीं है, कोई सौदा नहीं है, ये बस एक अजीब सा क्लोजर है। दो औरतें एक ही मर्द की याद में जुड़ी हुई। इसके बाद दोनों अलग हो जाती है, बिना किसी वादे, बिना किसी रिश्ते के। समय बीतता है। इसाबेल की जिंदगी में एलेक्स आता है, एक साधारण लड़का जो उससे सच में जुड़ना चाहता है। वो उससे पूछता है बिना किसी चाल के, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? इस सवाल में कोई दबाव नहीं, कोई सौदा नहीं, और शायद पहली बार इसाबेल भी अजीब सा अच्छा लगता है। वे साथ वक्त बिताते हैं पेरिस की सड़कों पर, अपोलो पर हंसते हुए। लेकिन फिर भी इसाबेल खुद को पूरी तरह खोल नहीं पाती। वो समझ जाती है कि वो अभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, और वो ईमानदारी से एलेक्स से अलग हो जाती है। अंत में हम उसे अकेले देखते हैं, थेरेपी में, सोचते हुए, चुप रहते हुए। वो अब भी खुद को ढूंढ रही है, लेकिन फर्क इतना है कि अब वो भाग नहीं सकती। फिल्म हमें कोई साफ जवाब नहीं देती कि इसाबेल सही थी या गलत। ये बस इतना दिखाती है कि खुद को समझने की प्रक्रिया हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए ये किताबों से होती है, किसी के लिए रिश्तों से, और किसी के लिए गलत रास्तों से। यंग एंड ब्यूटीफुल एक जजमेंट नहीं है, ये एक सवाल है, क्या बड़ा होना सिर्फ उम्र से होता है या उन अनुभवों से भी जो हमें अंदर से तोड़ देते हैं? और इस सवाल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों यंग एंड ब्यूटीफुल का हमारा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।